हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं संविधान का भाग 1। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो में संविधान सभा और प्रस्तावना करा चुका हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 1 से। ठीक है, भाग 1 से हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक। जो भाग 1 का जो वर्णन किया गया है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में हमें क्या मिलेगा? भाग 1 का वर्णन भाग 1 में हमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे हम सबसे पहला अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। क्या है? यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में वर्णन है। राइट। अच्छा, अनुच्छेद 1 जो है उसकी शुरुआत ही कुछ इस प्रकार होती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। जरा फिर से सुनिए, जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 में कुछ इस प्रकार से ही अनुच्छेद 1 की शुरुआत की गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। अच्छा, भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा, भारत क्या है? भारत संघात्मक है, भारत एकात्मक है। क्या है भारत? ठीक है, भारत संघात्मक है, एकात्मक है, या भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो देखेंगे अनुच्छेद में 1 में क्या वर्णन है इसका। सॉरी, ठीक है, यह भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे भारत क्या है? भारत संघात्मक है, भारत संघात्मक है, या भारत एकात्मक है, या राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 1 में क्या इस संघात्मक का वर्णन है, या एकात्मक का वर्णन है, या राज्यों का संघ होगा, इस चीज का वर्णन है। तो देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था क्या है। संघात्मक व्यवस्था हम उसे कहते हैं, जैसे किसी भी देश में अगर कोई भी देश संघात्मक है तो संघात्मक व्यवस्था में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और दोनों की शक्तियों का बंटवारा भी अलग अलग होगा। अब जैसे किसी भी देश में राज्य अलग है और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग है, तो शक्तियों का बंटवारा भी अलग अलग होगा। जब शक्तियों का बंटवारा अगर अलग अलग होगा तो सीधी सी बात है, विषयों का बंटवारा भी अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए, तो भारत क्या है? भारत देखो, राज्य भी है भारत में, संघ शासित प्रदेश भी है, और केंद्र के पास अलग सूचियां हैं, अलग विषय हैं, और राज्य के पास अलग विषय हैं। ठीक है, यानी कि क्या है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है शक्तियों का, यानी कि राज्य को क्या शक्ति प्रदान है और केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम संघात्मक व्यवस्था, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों होते हैं और जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। इज दैट क्लियर? एकात्मक क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें ओनली सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है।
ठीक है। एकात्मक व्यवस्था जैसे एक ही देश में राज्य ही राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश ही डील करेगा, या कोई भी स्टेट होगा वही पूरी जो है अपनी जो भी आबादी उसको वही डील करेगा, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था होती है वो, ठीक है। यानी कि संघात्मक व्यवस्था वाला कोई भी वर्णन एकात्मक व्यवस्था में नहीं पाएगा। एकात्मक व्यवस्था में एक ही शक्ति काम करती है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में दो शक्तियां काम करती हैं। राज्य अपनी शक्ति अलग लेता है और केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति अपनी अलग होती है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में एक ही शक्ति काम करती है, उसे कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। अच्छा एक बात बताइए, भारत क्या है? संघात्मक है, ठीक है। तो इस संघात्मक शब्द का कहीं अनुच्छेद 1 में वर्णन है? तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि संघात्मक जैसी व्यवस्था या शब्द का अनुच्छेद 1 में कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 1 में सिर्फ यही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में कहीं भी संघात्मक जैसी व्यवस्था या शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अरे ये बात क्लियर हो गई संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था वाली, ठीक है। जैसे एकात्मक व्यवस्था में क्या है? एक ही शक्ति काम करेगी और संघात्मक व्यवस्था में दो शक्तियां काम करेगी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग। अच्छा एक बात और कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो आप याद रखिए, भारत के संविधान में भारत को भारत और इंडिया दोनों कहा गया है। अच्छा भारत और इंडिया कहा गया है तो कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में ही संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहा गया है। उसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 1 में मिलेगा, ठीक है। भारत और इंडिया। संविधान में कहीं भी भारतवर्ष या हिंदुस्तान जैसे शब्दों का भारत के लिए कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ संविधान में भारत और इंडिया दो ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गई अनुच्छेद 1 की बात। अच्छा एक बात और, जो राज्यों का संघ होगा, एक में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ के दो मीन्स निकलते हैं, यूनियन और दूसरा निकलता है फेडरेशन। हिंदी में दोनों का मीन्स एक ही है। यूनियन का मतलब भी संघ होगा और फेडरेशन का मतलब भी संघ है। लेकिन भारत को क्या कहा गया है? भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? यूनियन। संघ जो लिया गया है वो फेडरेशन नहीं लिया गया है, क्या लिया गया है? यूनियन। और यूनियन का ये मतलब होता है क्योंकि भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। इसी प्रकार जो फेडरेशन है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है अमेरिका के संविधान में, क्योंकि अमेरिका का जो पूरा संघ है वो क्या है? समझौते का परिणाम है। इसीलिए समझौते का परिणाम है वो, तो उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फेडरेशन का। लेकिन भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारत में जो संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्या है? यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है जैसे भारत में कोई भी इकाइयाँ मिली, ठीक है। जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद में जैसे ही भारत में जो भी इकाइयाँ मिली, संविधान भी बना अपना, तो कौन सा वर्ड लिया गया? यूनियन। यूनियन का मतलब ये है भारत से कभी भी कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। लेकिन फेडरेशन में जस्ट इसका उल्टा है। फेडरेशन में क्या है? क्योंकि भारत समझौते का परिणाम नहीं है, भारत क्या है? यूनियन है। और यूनियन है तो यूनियन का मतलब यह है कि भारत से कभी भी कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। लेकिन फेडरेशन में क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। फेडरेशन में समझौते का परिणाम है। फेडरेशन जो संघ होगा उसमें अगर किसी भी
प्रांत को या किसी भी राज्य को ऐसा लगे कि हमें अलग हो जाना चाहिए तो वो स्वेच्छा से अलग हो सकता है। फेडरेशन का मीन्स ही होता है। अमेरिका क्या है, 50 प्रांतों से मिलकर एक संघ बना है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। अगर अमेरिका के किसी भी प्रांत को ये लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए तो अलग हो सकते हैं। उसमें क्या है, फेडरेशन है। वो आपको समझ में आ गया। यूनियन का मतलब क्या है और फेडरेशन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब भी संघ है, फेडरेशन का मतलब भी संघ है, लेकिन यूनियन जहां लग गया, भारत क्या है, यूनियन है। भारत से कभी भी कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती क्योंकि भारत क्या है, यूनियन है। फेडरेशन में कोई भी इकाई अलग हो सकती है, वो फेडरेशन समझौते का परिणाम है। समझ में आ गया। ठीक, आगे चलो। आगे मैं बात करूंगा एक बात और देखो, यूनियन है भारत, और भारत क्या है, एक अनश्वर संघ है। भारत एक अनश्वर संघ है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जो कभी भी किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यूनियन है, अनश्वर संघ है। भारत से कभी भी कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। ठीक है, अनुच्छेद 2 देखेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है, एक में क्या है, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि जैसे इंडिया को नेपाल का कोई प्रांत मिलाना है, ठीक है, या पाकिस्तान का कोई भी प्रांत मिलाना है, या म्यांमार का कोई भी प्रांत मिलाना है, या भूटान का कोई भी प्रांत मिलाना है, तो उस प्रांत को मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका वर्णन है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, उसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 2 में। यानी किसी भी बाहरी प्रांत को अगर भारत में मिलाना है, अगर किसी भी बाहरी प्रांत को अगर भारत में मिलाना है तो मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद 2 में। मैं लिखे देता हूं, भारत में किसी बाहरी प्रांत को मिलाने की प्रक्रिया का वर्णन है कि भारत में कोई भी राज्य अगर मिलाना है किसी भी देश का, तो उसे मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो क्या है, अनुच्छेद 2 में उसका वर्णन है। ठीक है, पहले क्या था, देखो भारत का राज्य क्षेत्र था अनुच्छेद 1 में। फिर अगर किसी भी बाहरी प्रदेश को अगर अपने भारत में मिलाना है, उस चीज का वर्णन किसमें मिलेगा, अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है, जैसे बाहरी प्रांत मिला लिया, अगर भारत को भारत के अंदर किसी भी प्रांत में या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य को काटकर दूसरा एक अलग राज्य बनाना है, उस चीज का वर्णन किसमें मिलेगा, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत के किसी भी राज्य व उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन, इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में है, भारत में अगर किसी भी प्रांत में आपको क्या है, किसी भी राज्य को अलग करना है, या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, या उसके नाम में कोई कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में और क्या है, अनुच्छेद 3 में एक बात और है, किस
जैसे नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य को काट कर दूसरा अलग एक राज्य बनाना है, इसका अधिकार किसको होगा? तो इसका अधिकार होगा संसद को। किसको होगा इसका अधिकार? संसद को। यानी कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, किसी भी राज्य को काटकर अलग एक दूसरा राज्य बना सकती है, ठीक है, या उसके नाम में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इस सब की पावर किसको दी गई है? अनुच्छेद 3 में ये भी कहा गया अगर इसकी पावर किसके पास है? संसद को। संसद चाहे तो किसी भी नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे संसद को किसी भी नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, पहले प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, या किसी भी सदन में प्रस्ताव जा सकता है, या लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, ठीक है। मान लो लोकसभा में गया, फिर प्रस्ताव गया राज्यसभा में, फिर उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति जी के उस पर हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, संशोधन होकर वो क्या हो जाता है, जो भी आपको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, बिल गया लोकसभा में, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पारित किया, राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन जैसे मान लो किसी भी राज्य की सीमा में आपको परिवर्तन करना है, तो उस राज्य की विधानमंडल से एक बार जरूर सलाह ली जाएगी, या उससे पूछा जाएगा कि हम आपके राज्य में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या हम इस परिवर्तन को कर दें? अगर आप ये भी सोचोगे कि ठीक है, किसी भी विधानसभा में ये भेज दिया गया कि हम आपके राज्य में परिवर्तन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम कर दें? मान लीजिए विधानमंडल उस प्रस्ताव को पारित करके भिजवा दे कि हमें अपने राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या ये मान्य होगा? जैसे विधानमंडल ने ये कह दिया कि हमें नहीं परिवर्तन नहीं करना है। ये ध्यान रखिए, विधानमंडल कुछ भी कहे या ना कहे या हाँ कहे, हाँ कहे तो अच्छी बात है, अगर ना भी कहे तो भी विधानमंडल का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ठीक है। सीधा उससे पूछा जाएगा कि हम आपके इस शहर में या इस राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, या उसको काट कर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो केवल पूछा जाएगा, ठीक है। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि विधानमंडल क्या कहती है, ठीक है, लेकिन उस राज्य में परिवर्तन होकर रहेगा। यानी कि अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहूँ तो ये है कि जैसे किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, विधानमंडल से पूछा जाएगा, विधानमंडल उस पर क्या सलाह देती है इस बात पर निर्भर नहीं करता है। अगर हाँ करते तो ठीक है, ना भी करते तो भी परिवर्तन होकर रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ, प्रस्ताव गया लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति की साइन, फिर उसके बाद में पूछा गया उसकी विधानमंडल से कि हम आपके राज्य में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को काटकर एक तेलंगाना राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो विधानमंडल ने सीधा इनकार कर दिया था कि हमको कोई भी राज्य परिवर्तन नहीं करवाना, हमको तेलंगाना राज्य चाहिए ही नहीं। तो क्या हमने तेलंगाना राज्य नहीं देखा? देखा है ना, तेलंगाना राज्य क्या है, अलग होकर रहा। विधानमंडल ने खूब कहा था कि हमको परिवर्तन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी नहीं चली, परिवर्तन होकर रहा, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन पावर इसकी किसको है? संसद को। संसद चाहे किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत से, लेकिन जो संशोधन होगा तो किससे होगा? सामान्य बहुमत से, ठीक है। आगे देखिए, संशोधन की बात अभी हम करेंगे। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद देखेंगे 4। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 इस बात को कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपने जो भी परिवर्तन किए हैं उसमें अनुच्छेद
368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। समझ में आ रहा? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है, अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी परिवर्तन हो उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 4 में ये वर्णन है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में जो भी आपने परिवर्तन किए हैं उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और यहीं से अपना क्या है, टॉपिक चेंज हो जाता है। तो अनुच्छेद 368 है क्या? ठीक है, तो अनुच्छेद 368 किस बात को कहता है? संविधान में संशोधन। तो यहीं से अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा और हम देखेंगे संविधान में संशोधन। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन करना हो उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन। तो आप कहोगे कि फिर संशोधन कैसे हो गया? तो मैं आपको ये बता दूं कि सामान्य बहुमत से होने वाले जो भी संशोधन होते हैं, जो सामान्य बहुमत से होते हैं, उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। और जिस अनुच्छेद में 368 की जिस संशोधन में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होती है उसी को संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, जिस संशोधन में आपको जो भी परिवर्तन करना है, जो भी संशोधन करना है, अगर उसमें 368 की प्रक्रिया लागू है तो ही वो संविधान संशोधनों में काउंट किया जाएगा, अन्यथा सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों को संविधान में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये और यही से अपनी क्या है, अपना डायरेक्शन मुड़ता है संशोधन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे संशोधन क्या है। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होते हैं। संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। वो क्या है? पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, वो जो तीसरा है वो क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होते हैं? 3 तरीकों से, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। और सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि संविधान में काउंट, संशोधनों में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो आपको आंसर देना है, तरीके हैं 2। क्या है? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, संविधान में संशोधन अनुच्छेद अगर 368 की प्रक्रिया से आप करोगे तो संविधान में संशोधन 2 ही तरीकों से होगा, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, इसमें सामान्य बहुमत काउंट नहीं होगा। सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों को काउंट नहीं किया जाता, मैं आपको ये बता चुका हूँ। अच्छा, विशेष बहुमत होता क्या है? विशेष बहुमत ये होता है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है,
उस सदन की कुल संख्या का बहुमत जिस भी सदन में लाया गया, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूं। विशेष बहुमत में क्या है, जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये क्या होता है, विशेष बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, जो तीसरा है संशोधन 100 सामान्य बहुमत से विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तीसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आपको लेना होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान में संशोधन, तरीके हैं 3। अगर पूछा जाए 368 में प्रक्रिया लागू है तो संशोधन, तो आपको देना है आंसर 2 तरीकों से संशोधन होगा। आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 368 में और क्या लिखा गया है, एक तो लिखा गया है कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होगा, तो मैंने अभी आपको बताया, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। एक तो बात है ये। 368 में संशोधन कितने तरीकों से होगा ये लिखा है। दूसरा क्या है, दूसरी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, दूसरा ये है कि अनुच्छेद 368 हमें ये बतलाता है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो इसकी पावर किसको दी गई है, वो पावर दी गई है संसद को। इस बात का वर्णन क्या है, कहाँ है, अनुच्छेद 368 में, कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना है, इसकी पावर सिर्फ जो दी गई है वो किसको दी गई है, संसद को। ठीक है, अनुच्छेद 368 ही हमें ये बतलाता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, इसकी पावर किसके पास है, संसद के पास। एक तो बात है ये। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। एक मामला था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, 1967 का ये मामला था। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का ये मामला था। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1968 का ये मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद संविधान में मौलिक अधिकारों को छोड़कर किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बात कहाँ कही गई थी, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाला जो मामला था 1967 वाला, इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। जस्ट इसका उल्टा 6 साल बाद एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारती
वर्सेस केरल राज्य। वर्सेस केरल राज्य 1973 24 अप्रैल 1973 का ये मामला था। एक सीकरी उस समय इसको हैंडल कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ था और 7 से निर्णय आया था और उसमें कहा गया था कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दोबारा सुनिए, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 का ये मामला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद मौलिक अधिकार ही नहीं, संसद मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते उसको आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर ही संशोधन करना होगा। ठीक है, यानी कि ये 1967 का मामला था, कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और जस्ट 6 साल बाद इस निर्णय को पलटते हुए ये कहा गया कि मौलिक अधिकार ही नहीं, संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते उसे आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 में और क्या लिखा है ये और हम देखेंगे। अनुच्छेद 368 में और क्या लिखा है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसकी पावर किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, संशोधन मैंने बताया आपको 1973 वाला मामला और 1967 वाला मामला। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दूसरा, तीसरी बात 368 में क्या लिखी हुई है, तीसरी बात ये लिखी हुई है कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। यार अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, ये बात भी अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। संशोधन करना है, पावर किसके पास है, संसद के पास है। दूसरी बात मैंने बताया कि संविधान में संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये मूल जो संविधान का ये अनुच्छेद था 368, उसमें ये बातों का वर्णन था कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगी? ये मूल संविधान में नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। ये मामला था 1970 का, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, तब उन्होंने 24वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को बांध दिया था। राष्ट्रपति को क्या किया था, बांध दिया था। उनकी शक्तियां तय कर दी थी कि आपको क्या है, संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। 24वां संविधान संशोधन 1970 में किया गया था। ये 24वां संविधान संशोधन 1970 में किया गया था और इसमें लिख दिया था कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन विधेयकों को
स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, उसमें क्या था, राष्ट्रपति की शक्तियां तय कर दी गई थी, सीमाएं तय कर दी गई थी, यानी कि एक तरह से राष्ट्रपति जी को क्या क्या किया था, बांध दिया था 24वां संविधान संशोधन। हाँ, तो चलते चलते मैं आपको दो चार बातें कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे संविधान संशोधन विधेयक पहले गया राज्यसभा, पहले गया लोकसभा में। ठीक है, पहले गया लोकसभा में, लोकसभा के बाद किसमें जाएगा, राज्यसभा में। पहले संविधान संशोधन विधेयक कहाँ गया, लोकसभा में, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। लोकसभा से पारित किया गया, बहुमत से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया गया, राज्यसभा द्वारा उसको पारित नहीं किया गया, तो वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोबारा सुनिए, संविधान संशोधन विधेयक किसमें आया, लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में। अगर लोकसभा से गया, विधेयक पहुंचा राज्यसभा में, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, संविधान संशोधन विधेयक गया लोकसभा में, लोकसभा उसको पारित करती, सॉरी लोकसभा में गया, राज्य फिर जाए किस में जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही संबंधित लोकसभा का या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए, तो वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उल्टा सुनिए, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक गया राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा से किस में जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई या कार्यकाल समाप्त हो गया, तो याद रखिए वो संविधान संशोधन विधेयक कभी भी खारिज नहीं होगा। ठीक है, जो लोकसभा आएगी उसको वो पारित करना होगा, क्योंकि ये क्या, राज्यसभा कभी भी भंग न होने वाला सदन है, इसे तो कभी भी भंग किया जा सकता है। समझ में आया, लोकसभा में गया, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, वो बिल क्या हो जाएगा, वहीं पर खारिज हो जाएगा। दोबारा सुनिए, लोकसभा में गया, ठीक है, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उल्टा सुनिए, अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा से किस में जाएगा, लोकसभा, लोकसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सुनिए, एक तो बात हो गई, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या संविधान संशोधन विधेयकों को कभी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधेयकों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो याद रखिए, संविधान संशोधन विधेयकों को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। याद करिए, 2015 का वो मामला था 99वां संविधान संशोधन विधेयक। उसमें क्या था, उसमें ये था निन्यानवेवां संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा संविधान संशोधन ही खारिज कर दिया गया, जबकि लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, फिर भी क्या हुआ,
खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था 2015 में। अब इसको खारिज क्यों किया गया था, इसके पीछे भी मैं आपको एक देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, ठीक है, जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि शब्द को परिभाषित करता है। यानी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि विधि जो कानून होते हैं उनको संविधान में उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, जो विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। 1970 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ और अनुच्छेद 13 में एक धारा जोड़ी गई, एक धारा जोड़ी गई अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) नामक एक धारा जोड़ी गई और उसमें ये लिख दिया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। दोबारा, 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ 1970 में, और उसमें इंदिरा गांधी जी ने ये लिख दिया, यानी उस संविधान संशोधन में ये लिखा गया कि संविधान संशोधन विधेयक विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। फिर आपके मन में आ रहा होगा, फिर संविधान संशोधन विधेयक जो 99वां संविधान संशोधन विधेयक था उसको कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया, क्योंकि वो तो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आ रहा है। तो याद करिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 का वो मामला था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते उसे आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। तो यही तो हुआ था 99वां संविधान संशोधन विधेयक में। क्या हुआ था, जो 99वां जो संविधान संशोधन विधेयक था उसको कोर्ट ने खारिज क्यों किया? सरकार ने अपने पक्ष रखा, सरकार ने कहा, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि संविधान संशोधन विधेयक तो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, ये कोर्ट ने कहा कि ये आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। तो सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा कि आधारभूत संरचना का भी उल्लंघन नहीं करता है। फिर कोर्ट ने उनसे क्या कहा आपको पता है? थोड़ा मुस्कुराते हुए कोर्ट ने कहा कि ये तुम बताओगे कि आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है नहीं करता है, ये हम देखेंगे, ये तुम तय थोड़ी करोगे, ये हम तय करेंगे कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, ये हम देखेंगे। और क्या हुआ वहां पे? 99वां संविधान संशोधन विधेयक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा विधेयक ही उड़ा दिया। ठीक है, तो 99वां संविधान संशोधन विधेयक इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि वो आधारभूत संरचना, कोर्ट ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि ये आधारभूत संशोधन चलो तुमने किया ठीक है, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता, ये भी ठीक है, लेकिन 1973 में कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान में संशोधन संसद किसी भी भाग में कर सकती है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि आधारभूत संरचना आपको
ये लग रहा होगा कि आधारभूत संरचना क्या है। कोर्ट ने कभी ये डिफाइन करके ये नहीं दिया कि लो आधारभूत संरचना ये है, ये आपको नहीं करना है। कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि आधारभूत संरचना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम आपको बताते चलेंगे कि आधारभूत संरचना क्या है। आधारभूत संरचना वो है जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। ऐसी बातें जिससे हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें जो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशाओं को स्पष्ट करती हैं, ऐसी बातें जो संविधान की रीढ़ है, ऐसी बातें जिसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना, जिन पर पूरा संविधान ही डटा हुआ है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये अनुच्छेद 1 से 4 तक कराया है, तो समय भी काफी हो चुका है। तो अब चलता हूं मैं, फिर आपसे मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। नागरिकता के साथ देखेंगे भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।